Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about magnetic moment of electron. Also we shall discover the Bohr magneton. So what is magnetic dipole moment? Magnetic dipole moment या simply हम इसको magnetic moment का नाम भी देते हैं. Electron revolving around a nucleus in circular orbit of radius r forms a loop of current I. इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है और हम एज्यूम करते हैं कि वो जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है. और अगर हम एज्यूम करें कि उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है दैट इज़ आर, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे एक करंट लूप बना रहा है. लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ. तो वो जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है हम कहेंगे ये एक करंट लूप है, यानी ये वो पाथ है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है. क्योंकि करंट जो है वो बेसिकली चार्जेस का फ्लो होता है. जब भी हम कहते हैं करंट फ्लो करता है दैट मीन्स कि हमारी वायर्स में से या हमारी डिवाइसेस में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं. तो चार्जेस जब मूव करते हैं तो हम कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है. सिमिलरली अगर न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि इस पाथ में या इस लूप में जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है या जब भी करंट फ्लो करता है तो वो वायर या वो पाथ जो जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है वो एक मैग्नेट बन जाती है. यानी जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, यानी वो एक छोटे से मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है. और वो सारी के सारे फिनोमेना जो आप किसी मैग्नेट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज उस इलेक्ट्रॉन के अंदर आ जाती हैं ऑन अ स्मॉल स्केल, यानी वो एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है. जब भी कोई चीज़ मैग्नेट बनती है तो हमें पता है कि मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. इलेक्ट्रॉन भी अगर वहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एक साइड उसकी जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगी, दूसरी साइड उसकी जो है वो साउथ पोल बन जाएगी. और जब ये दो पोल्स वहाँ पे बन जाएंगे तो उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल का नाम देते हैं. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, जिसमें हम कहते हैं कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, उनको जब आप एक सेपरेशन, स्मॉल सेपरेशन से अलग कर देते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है. इसी तरह हमारे पास जब मैग्नेट में भी नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो सेपरेट होते हैं तो हम कहते हैं दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल. और बिल्कुल उसी तरह इस मैग्नेटिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है उसको भी हम डाइपोल मोमेंट से ही मेजर करते हैं और उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? बेसिकली जब भी एक चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन आपका जब सर्कल में मूव करते हुए एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा तो उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ को जानने के लिए, ये पता करने के लिए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है कितना वीक मैग्नेट है, वो प्रॉपर्टीज हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. यानी ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा. म्यू जो है ये आई ए से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. आई जो है हमारे पास ये करंट है, यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रिवॉल्व करते हुए कितना करंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है. और ए जो है ये हमारे पास उस सर्कुलर लूप का एरिया है, यानी जो सर्कल का एरिया होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. और ये पाई आर स्क्वेयर के बराबर होता है, यानी पाई को आप उस सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास किसी भी सर्कल का एरिया आ जाता है. ऑल्सो वी नो करंट जो है वो चार्ज पर यूनिट टाइम या Q बाई टी के इक्वल होता है. यानी जितना भी चार्ज किसी जगह पे फ्लो कर रहा है उस चार्ज की, सारे के सारे चार्ज की मैग्नीट्यूड और उसको हम टाइम के साथ कि कितने टाइम में वो वहाँ से पास करता है उससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है. अब इलेक्ट्रॉन के केस में जो कि हमें नहीं पता कि वो कितने टाइम में वहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, हम उस टाइम को कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसलिए हमने क्या करना है, इस फार्मूले को मोल्ड करके कुछ ऐसे पैरामीटर्स में, यानी ऐसी चीज़ में इसको कन्वर्ट करना है जिसको फिर हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकें. यहाँ पे हमने लिखा है ई बाई टी. ई बाई टी मीन्स ई जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड है, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टी जो है ये टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड का मतलब एक सर्कल मुकम्मल करने में कितना जो है वो टाइम लगता है. यहाँ पे जो हम करंट कैलकुलेट कर रहे हैं ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि जब एक पूरा चक्कर मुकम्मल होता है इलेक्ट्रॉन का तो कितना करंट फ्लो करता है. उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है उसकी मैग्नीट्यूड को ई लिखा और टाइम की जगह पे हमने टाइम पीरियड लिखा, मीन्स एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम उसको लगेगा. ऑल्सो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई ओवर ओमेगा के इक्वल होता है. और यहाँ पे ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, यानी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको हम
ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये 2 पाई और ओवर ओमेगा जो है ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी टी की जगह पे, तो आई जो है ये ई ओमेगा ओवर 2 पाई के इक्वल हो गया। ऑल्सो वी नो कि ओमेगा जो है ये लीनियर, ये एंगुलर वेलोसिटी है और लीनियर वेलोसिटी से इसका रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा जो है वो v बाय आर के इक्वल होगा। सो ओमेगा की जगह v बाय आर हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे आई की जगह पे, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी ई वी ए ओवर 2 पाई आर, यानी ई वी ओवर 2 पाई आर करंट की जगह पे, और ए जो है हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था विच इज़ द एरिया ऑफ लूप। और एरिया जो है हमने कहा पाई आर स्क्वेयर के बराबर होता है, क्योंकि हमारी जो लूप है वो सर्कुलर है और सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वेयर के बराबर होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे पाई जो है वो पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वेयर है तो एक आर बी आर से कट जाएगा, पीछे जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी ई वी आर ओवर 2। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन है जो कि हमने अब तक ड्राइव किया है। ऑल्सो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बेसिकली अराइज होता है, बेसिकली बनता है एंगुलर मोमेंटम की वजह से। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ है, यानी इलेक्ट्रॉन जब एक मैग्नेट बनता है तो उसकी स्ट्रेंथ को हम कहते हैं ये मैग्नेटिक मोमेंट है। और वो एक मैग्नेट बना क्यों, वो मूव करने की वजह से। अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता तो डेफिनेटली वो एक मैग्नेट के तौर पे भी बिहेव नहीं करता। तो सर्कल के अंदर जो मूव करने की एबिलिटी है उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो अगर वो मूव करने की वजह से मैग्नेट बना है तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट अराइज हुआ है। सो हमने अब एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला है उसको डेवलप करना है, या इन अदर वर्ड्स हमने मैग्नेटिक मोमेंट का एंगुलर मोमेंटम के साथ एक रिलेशन डेवलप करना है। तो उसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन पे चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम एल एम वी आर के इक्वल होता है। बेसिकली जब हम बाय डेफिनेशन देखते हैं तो हम कहते हैं एल जो है वो आर क्रॉस पी के इक्वल है, यानी एंगुलर मोमेंटम रेडियस, और पी जो है पी लीनियर मोमेंटम, तो रेडियस और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो पी लीनियर मोमेंटम जो है वो एम वी के बराबर होता है। तो पी की जगह जब हम एम वी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आर एम वी या एम वी आर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे वी आर को हमने एक तरफ रखा और एम जो है उसको हमने एल के साथ डिवाइड कर दिया, इसको हमने रीअरेंज कर लिया। किस वजह से, क्योंकि ये वी आर की जो वैल्यू है इसको अब हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है, यानी यहाँ पे जो वी आर है इसकी जगह पे हम एल बाय एम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ई एल बाय 2m। ऑल्सो वी नो कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो आर और पी के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलती है। तो जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्टिंग क्वांटिटी भी एक वेक्टर होती है। सो दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे देखिए म्यू हमें किस तरह से मिल रहा है, एंगुलर मोमेंटम को ई बाय 2m से मल्टीप्लाई करने से। और ई बाय 2m जो वो एक स्केलर है, तो जब भी हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमें जो चीज़ मिलती है या जो रिजल्टिंग क्वांटिटी हमारे पास आती है वो भी एक वेक्टर होता है। सो म्यू एल और एल यानी एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं ये वेक्टर हैं। तो जब ये वेक्टर हैं तो हम एरो हेड से जो है इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल्सो एक चीज़ हमने आप यहाँ पे जो ऐड किया है दैट इज़ नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों आया है, ड्यू टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस चार्ज की मैग्नीट्यूड जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो उसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो लगाया है। लेकिन वेक्टर्स के साथ जब भी नेगेटिव साइन आता है तो वो क्या शो करता है कि एक वेक्टर की डायरेक्शन दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। सो इस फॉर्मूले के अंदर अगर नेगेटिव साइन अपीयर हुआ है तो ये क्या शो करता है कि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यानी एंगुलर मोमेंटम अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, अगर एंगुलर मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आप किस तरह से मालूम करते हैं, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी के इक्वल होता है। सो आर और पी के क्रॉस प्रोडक्ट से यानी राइट हैंड रूल से आप जो डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की वो फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, सो लेट्स से कि ये हमारे पास एक वो सर्कुलर पाथ है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंड
ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम की जो है वो डायरेक्शन होती है। सो यहाँ पे अगर आप रेडियस वेक्टर लें, यानी लेट्स से कि ये आपका रेडियस है, सर्कल का रेडियस है, और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसकी लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होती है। तो यहाँ पे आप अपनी फिंगर्स को स्ट्रेट रखें टूवर्ड्स आर, यानी आर की तरफ, और उसको कर्ल करें फिर पी की तरफ यानी टेंजेंट की तरफ, तो आपका जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। सो दैट मीन्स कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। और ये तब है जब आप एज्यूम करें कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो फिर आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस तरफ आएगा। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उस केस में आपका जो टेंजेंट है वो इस तरफ को बनेगा। तो वहाँ पे जब आप आर को पी की तरफ रोटेट करेंगे तो आपका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी। सो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड आएगा, और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब आपका जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। सो अब आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये आपने डिसाइड कर लिया एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की रोटेशन से, यानी अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्बिट कर रहा है तो ये डाउनवर्ड है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वो अपवर्ड है। और जो म्यू है उसकी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट आ जाएगी, यानी जब एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, और जब एंगुलर मोमेंटम डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड आएगी। अब ये जो डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है ये बेसिकली स्पेस के अंदर है, यानी प्लेन में नहीं है। आपका जो प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस जो होते हैं वो प्लेन में होते हैं, यानी एक्स जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वाई हमारा वर्टिकल एक्सिस है। और एक्स की डायरेक्शन में आपका जो है वो रेडियस था, और टेंजेंट डायरेक्शन में आपका जो है वो मोमेंटम था। तो आपने प्लेन में, यानी आप एज्यूम कर लें आप अपने पेज के ऊपर जो है वो अपनी फिंगर्स को रखें और देन आप उसको पेज के ऊपर ही टेंजेंट डायरेक्शन में रोटेट करवाएं, तो आपका जो थंब है वो स्पेस में आता है, यानी स्पेस में अपवर्ड या डाउनवर्ड, जिसको हम समटाइम्स आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन की का नाम भी देते हैं। जब हम बोर्ड की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि आउटवर्ड डायरेक्शन में या फिर इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो एक्चुअली हमने यहाँ पे डायरेक्शन राइट हैंड रूल से ऑब्टेन की है एंगुलर मोमेंटम की, वो बेसिकली स्पेस में है, यानी जी एक्सिस के अलॉन्ग है, या तो वो स्पेस में आउटवर्ड होगी या फिर वो स्पेस में इनवर्ड। सो चूंकि जब आपकी इसकी आपका जो एंगुलर मोमेंटम है या मैग्नेटिक मोमेंटम वो जी एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो सम टाइम हम इसको कंप्लीट वेक्टर लिखने की बजाय, यानी पूरे के पूरा वेक्टर से रिप्रेजेंट करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उसका जी कंपोनेंट ले लेते हैं। सो अगर आप इसको जी कंपोनेंट की टर्म्स में लिखें तो म्यू एल जी E/2m, सिंपली आपने इसके साथ एल जी जो है वो सबस्क्रिप्ट में लगा देना है। अब यहाँ पे एल जी जो है एंगुलर मोमेंटम, इसलिए हमारे पास एम एल इंटू एच कट के बराबर होता है, यानी ये हमारे पास फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। जी कंपोनेंट अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये एम एल इंटू एच कट के बराबर होता है। अब एम एल जो है यहाँ पे ये एक क्वांटम नंबर है, और इस क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, यानी कोई भी इंटेग्रल वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब अगर हम एज्यूम करें कि हमारे पास वो स्टेट है जिसके लिए एम एल की वैल्यू 1 है, यानी ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के लिए आएंगी। सो हम एज्यूम करें कि हम पहली एनर्जी स्टेट में या जिस भी एनर्जी स्टेट में जिसके लिए एम एल की वैल्यू 1 है, तो उस केस में हमारा जो फार्मूला है वो बन जाएगा E/2m इंटू एच कट। और ये जो वैल्यू हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक स्टेट, दिस इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन, यानी मैग्नेटिक मोमेंट की वो वैल्यू जब हम एज्यूम करें कि वो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का जी कंपोनेंट लें और वो स्टेट एज्यूम करें जिसके लिए एम एल की वैल्यू 1 है, तो तब जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन। अब इसको हमने स्पेसिफिक नेम क्यों असाइन किया है, ये हमारे पास एक सिग्निफिकेंट या एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है कि अगर आपके पास बोहर मैग्नेटॉन, चूंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी ये हर एलिमेंट के लिए हर इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को यूज़ करते हुए आप किसी भी स्टेट के लिए किसी भी एलिमेंट के लिए जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट इन जनरल कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये तो हमारा स्पेशल केस है ना, जहाँ पे आपने जी एक्सिस के अलॉन्ग सिर्फ लिया और वो स्टेट एज्यूम की जिसमें एम एल की वैल्यू 1 है। तो ये कंडीशन जब हम पुट करते हैं उस वक्त हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है दैट इज़ कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन।
और उसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे ई जो है हमारे पास चार्ज की मैग्नीट्यूड है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, और एच कट जो है ये हमारे पास h/2 पाई के इक्वल होता है। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमें पता है 6.63 इंटू 10⁻34 जाउल सेकंड होती है। तो उस वैल्यू को 2 पाई से जब हम डिवाइड कर दें तो 1.05 इंटू 10⁻34 ये हमारे पास एच कट की वैल्यू आ गई। ओवर 2 इंटू एम जो है ये हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये सारा फैक्टर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 9.2 इंटू 10⁻24 जाउल पर टेस्ला, विच इज कॉल्ड द बोहर मैग्नेटॉन आफ्टर द नेम ऑफ नील्स बोहर। अब ये हमारे पास स्पेशल केस था जिसमें हमने स्पेसिफिक वैल्यूज़ की मदद से ये फार्मूला जो है इसको ड्राइव किया या ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की, लेकिन हमने जो है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक जनरल फार्मूला ड्राइव करना है जिसको हम हर स्टेट के लिए और हर एलिमेंट के लिए अप्लाई कर सकें। तो हम अगेन ये जो आपका फार्मूला है म्यू एल इज इक्वल टू -E/2m इंटू एल, इसको हम रीअरेंज करेंगे यानी दोबारा से चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन या म्यू बी की फॉर्म्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यू एल जी जिसको हमने बोहर मैग्नेटॉन का नाम दिया था इसको हम म्यू बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको जब आप रीअरेंज करें यानी एच कट को अगर आप इस साइड पे लाके डिवाइड कर दें तो E/2m जो है वो म्यू बी ओवर एच कट के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो E/2m है इसकी जगह पे हमने यानी जो इस इक्वेशन में E/2m अपीयर हो रहा है इसकी जगह पे हमने म्यू बी ओवर एच कट जो है उसको पुट कर देना है। यहाँ से E/2m जो है वो म्यू बी ओवर एच कट के इक्वल है, तो E/2m की ये वैल्यू यानी म्यू बी ओवर एच कट जो है उसको हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगी माइनस म्यू बी एल ओवर एच कट यानी माइनस म्यू एल ओवर एच कट। सो ये हमारे पास एल जो है सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब ये हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो म्यू एल ये हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है मैग्नेटिक मोमेंट का, ये जब हम क्लासिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो लेते हैं तब हम ये फार्मूला ड्राइव करते हैं, लेकिन उसके बाद ये फार्मूला जो है वो फिट नहीं होता, यानी हर जगह पे इसकी मदद से एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की नहीं आती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक करेक्शन फैक्टर जो है वो ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जी फैक्टर। यानी ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, इसकी मदद से भी हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि यहाँ से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की नहीं मिलती। तो एग्जैक्ट वैल्यू कब मिलती है, जब यहाँ पे हम एक करेक्शन फैक्टर ऐड करते हैं, दैट करेक्शन फैक्टर इज कॉल्ड जी फैक्टर। और ये अब आपके पास एग्जैक्ट फार्मूला आ गया मैग्नेटिक मोमेंट का। और एल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। ऑर्बिटल का मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में, उस वक्त उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जी एल जो है ये जी फैक्टर है जिसको हम ऑर्बिटल जी फैक्टर कहेंगे, क्योंकि एल सबस्क्रिप्ट में है तो ये ऑर्बिटल जी फैक्टर कहलाएगा। और ये क्या है, दिस इज करेक्शन फैक्टर टू क्लासिकल मैग्नेटिक मोमेंट, यानी जो क्लासिकली हमने मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला ड्राइव किया था उसके अंदर एक करेक्शन फैक्टर हमने ऐड किया है। अब वैल्यू ऑफ जी एल इज एग्जैक्टली 1, यानी ऑर्बिटल मोशन के लिए जो जी एल है इसकी वैल्यू 1 होती है। सो हम सिंपली म्यू एल को माइनस म्यू बी एल ओवर एच कट भी लिख सकते हैं, यानी इस फार्मूले से भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकती है। लेकिन जब आप स्पिन की बात करेंगे या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जो करेक्शन फैक्टर है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो होल्ड करेगी, यानी उसका कोई रोल जो है वो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हमने इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का नाम दिया, उसकी रीज़न क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है जब वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल मोशन कर रहा होता है तो उसके साथ साथ वो अपनी जगह पे स्पिन भी कर रहा होता है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के गिर्द नहीं घूम रहा होता बल्कि अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपकी अर्थ या बाकी सारे प्लैनेट जो हैं वो सूरज के गिर्द भी घूम रहे हैं और साथ ही साथ अपने एक्सिस के गिर्द यानी अपनी जगह पे रहते हुए भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। जिस तरह आपका जो फैन है वो भी अपनी जगह पे रहते हुए रोटेट करता है तो वो भी स्पिन मोशन है।
और इसी तरह आपका जो टॉप होता है वो भी स्पिन कर रहा होता है, यानी अपनी एक्सिस के गिर्द अपनी ही जगह पे रहते हुए रोटेट कर रहा होता है। सो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ना सिर्फ न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट कर रहा होता है बल्कि अपनी जगह पे रहते हुए स्पिन भी कर रहा होता है, यानी साथ साथ दोनों काम कर रहा है, साथ साथ स्पिन भी कर रहा है, साथ साथ वो न्यूक्लियस के गिर्द भी ऑर्बिट कर रहा है। सो उसके अंदर दो तरह की मोशन है, एक ऑर्बिटल और दूसरी उसकी स्पिन मोशन, यानी अपने ही गिर्द घूमने वाली मोशन। सो ऑर्बिटल की वजह से भी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी, और जब वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा होगा तो वो भी तो एक किस्म की मोशन है ना, तो उसकी वजह से भी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी, यानी उसकी वजह से भी उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद होगा। सो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ये मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया है ऑर्बिटल मोशन के लिए, इसी पैटर्न पे हम इसका जो फार्मूला है उसको स्पिन मोशन के लिए भी लिख सकते हैं। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है म्यू एस से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और जी फैक्टर जो है वो जिस उसके साथ सब्सक्रिप्ट में एस लिख देंगे, ये स्पिन जी फैक्टर होगा। म्यू बी आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट है बोहर मैग्नेटॉन, और यही इसकी सिग्निफिकेंस है कि आप ऑर्बिटल कैलकुलेट करते हैं, आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम या मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, या आप उसको इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो बोहर मैग्नेटॉन जो है ये हर जगह पे सेम रहता है, यानी इसकी मदद से आप कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे एल ओवर एच कट था हमारे पास इस फार्मूले के अंदर, तो एल जो है ये एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, मूव करने की एबिलिटी। सो जब वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा होगा तो उस वजह से जो उसका एंगुलर मोमेंटम है उसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे, उसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। So here S is the spin angular momentum and GS is called spin G factor, और spin G factor GS जो है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यानी नियरली इक्वल टू 2 होती है, एग्जैक्टली 2 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल होती है। सो यहाँ से आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप टोटल मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, कि चूंकि उसके साथ स्पिन मोमेंट जो है वो भी एसोसिएट कर रहा होता है, उसका जो ऑर्बिटल मोमेंट है वो भी एसोसिएट कर रहा होता है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट उसका अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो उसको भी इसी पैटर्न पे हम जो है वो जनरलाइज करेंगे। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है आपके पास स्पिन और ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, एल और एस को जब आप ऐड करते हैं तो एल प्लस एस जे के इक्वल आता है, विच इज़ द टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल का मतलब इसके अंदर स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी शामिल है, इसके अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी शामिल है। सो जनरलाइज जब हम करते हैं तो म्यू ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ जे, यानी टोटल के लिए हम जे जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। म्यू बी अगेन कांस्टेंट है, और जे ओवर जे जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है ओवर एच कट। अब ये चीज़ बार बार आप लोग को मैं बता रही हूँ, ये एच नहीं है, एच कट है। सम टाइम सिम्बॉलिकली वो एच लगता है या कट उसके ऊपर शो नहीं होता, लेकिन ये एच नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं है, एच कट है जो कि एच ओवर 2 पाई के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो जी फैक्टर है, जी ऑफ जे, इसको हम लैंड जी फैक्टर कहते हैं, और इसको जो है ये जी एस और जी एल का कॉम्बिनेशन है, यानी सिंपल एडिशन नहीं है, यानी जी एल प्लस जी एस के इक्वल नहीं है, बल्कि क्वांटम मैकेनिकल रूल्स से जब हम उसको ऐड करते हैं या जी एस और जी एल का कंबाइंड इफेक्ट जब हम लेते हैं तो वो हमारे पास जी ऑफ जे के इक्वल आता है। सो यहाँ से आप टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए।